नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इससे सारे प्रश्न जो लास्ट ईयर आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में या फिर आरओ की परीक्षा में या लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इनमें सारे हम वन बाय वन सारे डिस्कस करते चलेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल और ये सारा मतलब ये कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे गवर्नर हैं, जनरल हैं और फिर वायसराय हैं, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करना एक क्लास में या एक सेशन में तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे नेसेसरी होगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। बाकी आप इनके प्रश्नों को देखते चलिए और आपको ये पता लगेगा कि कौन सा सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि जितने भी गवर्नर जनरल मतलब 1765 से लेके और 1947 तक के सारे गवर्नर जनरल को आप रट डालिए, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है। हाँ, आप अभी प्रश्नों के जब ट्रेंड को समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो जो मेनली पूछे गए हैं आप उनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़िए। बाकी और भी जिनके टाइम में कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है उनके बारे में भी आज जानिए। बाकी और बहुत सारे छोटे मोटे रहे हैं, उनका कार्यकाल भी कोई ज़्यादा नहीं रहा, तो उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे अगर कुछ थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें लिया जाए तो देखिए 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और इसमें आती है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। ठीक है, आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कितने होते थे, 24। ठीक है, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे और इन 24 में से एक तो होता था प्रेसिडेंट, एक होता था वाइस प्रेसिडेंट और 22 जो होते थे ये होते थे डायरेक्टर। ठीक है, और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक एक जो डायरेक्टर होते थे उन्होंने बंगाल, उसके बाद फिर मद्रास और फिर एक बॉम्बे, ये तीन जो है इंडिया में आए। ठीक है, तो ये 1773 से पहले की स्थिति है और फिर बाद में इनको गवर्नर कहा गया, फिर गवर्नर जनरल कहा गया और फिर उसके बाद इनको वायसराय अलग अलग नामों से बुलाया गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसमें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए। देखिए, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। 4-5 पॉइंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कभी कभी यूपीपीसीएस या आरओ में भी पूछ लिए जाते हैं। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था क्लाइव। ठीक है, अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जो था पहला वो वॉरेन हेस्टिंगस था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस, 1773 टाइम पीरियड याद रखिएगा। और फिर यही आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 में, तो ये हो जाता है विलियम बेंटिक। ठीक है, तो पहला जो गवर्नर बंगाल का बना जनरल वो है वॉरेन हेस्टिंगस और भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 ये बना विलियम बेंटिक। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी शासन के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिन, यानी लॉर्ड कैनिन। ठीक है, और ब्रिटिश शाही शासन के अंतर्गत पहला वायसराय कौन बना 1858 में, तो वो भी कैनिन ही था। ठीक है, और वायसराय का पद पुनः कब गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो वो हो गया 1935 में, जो कि लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन, तो वो भी सी राजगोपालाचारी। तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं 5-7 जिनको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में छोटे छोटे फैक्ट के रूप में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने प्रश्नों को वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो ये प्रश्न पूछा गया होगा लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, तो इसमें से सही कथन पूछा गया था, तो यहाँ पे सारे सही कथन लिखे हैं, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। जन प्रशासन है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंगस द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने के श्रेय किसको दिया जाता है, वो क्लाइव को दिया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में क्षेत्र जोड़े। ये द्युति का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, हड़प का सिद्धांत इसको कहते हैं।
देखिए हिंदी बड़ी टफ होती है, तो कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि द्वितीय का सिद्धांत क्या होता है, किसका है। तो अगर हमें हिंदी पता नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। इसी के आधार पर डेलहौजी ने काफ़ी क्षेत्र जोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे दो तीन नाम आए, एक तो वॉरेन हेस्टिंगस आया, फिर कॉर्नवालिस आया और फिर डलहौजी आया और एक क्लाइव। तो ये चार नाम आए, इन चारों के बारे में हम छोटा छोटा एक डिस्कशन है जो देख लेते हैं। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर गवर्नर जनरल और वायसराय से प्रश्न आ रहे हैं तो इनमें से किसी न किसी एक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम वॉरेन हेस्टिंगस की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंगस का जो टाइम पीरियड था वो 1772 से लेके 1785 तक का। इसने द्वैध शासन की समाप्ति की 1772 में। 73 में फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल बना और 1773 में ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसके जज कौन थे, एलिजा कैंपे थे। उनमें 3 जज और थे, उनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और दीवानी न्यायालय में सुधार किया और इसी के टाइम में कुछ पर्टिकुलर ट्रीटी हुई, ये पूछा गया है। तो 1773 में फैजाबाद की संधि हुई। अंग्रेज मतलब जो था कि वो नवाब के बेगमों की रक्षा करेंगे। और उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी। 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ, ये वॉरेन हेस्टिंगस के टाइम पीरियड में हुआ। अब देखिए टाइम पीरियड आप देखिए 1772 से लेके 1785 तक। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की इसने, किसने, वॉरेन हेस्टिंगस ने। और राजस्व परिषद की स्थापना की और इसी पे इंग्लैंड में महाभियोग लगा। ठीक है, तो ये हो गया वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में। अगर हम कॉर्नवालिस के बारे में देखें तो कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहा वो 1786 से लेके 1793, इसी के तुरंत बैक टू बैक आया ये। 1786 में इसने सुधार अधिनियम काफ़ी पेश किए जिसमें सैन्य और प्रशासनिक सुधार था। सिविल सेवा का जन्मदाता इसको माना जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता इसको माना जाता है। इसी ने एसपी का पद बनाया था और भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का जन्मदाता है ये। इसकी कब्र कहाँ पे है, गाजीपुर में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, न्यायिक सुधार के मामले में इसका एक कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में, यानी कॉर्नवालिस संहिता जिसको हम कहते हैं, दीवानी और फौजदारी क्षेत्रों में इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्नवालिस के बारे में। इसके बाद फिर इसमें जो दूसरा नाम है वो है क्लाइव का। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। देखिए अगर आप क्रोनोलॉजी इसकी देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइव। ठीक है, आपने अगर एंग्लो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट वाला वीडियो देखा तो आपको उसमें समझ में आएगा कि देखिए क्लाइव ही जो था वो ही प्लासी का और बैटल का बक्सर लड़ा, फिर दुनिया भर की ट्रीटी उसने की और मतलब भारत के काफ़ी क्षेत्रों को उसने हथियाया था। तो क्लाइव, उसके बाद फिर वॉरेन हेस्टिंगस, उसके बाद फिर डलहौजी, ये तीनों का टाइम पीरियड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से। तो क्लाइव का अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 60 यानी 1765 से लेके 1772 तक का। उसके बाद फिर आया आपका वॉरेन हेस्टिंगस 72 से लेके 85 तक का। उसके बाद फिर आपका आया डलहौजी 86 से लेके 93 तक। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग सॉरी क्लाइव एक कलर के पद पर मद्रास में नियुक्त हुआ था। इसने सबसे पहले अर्काट विजय की 1749 से 1754। उसके बाद फिर प्लासी का युद्ध हुआ, आप जानते हैं 27 जून 1757 को। इलाहाबाद की संधि हुई आफ्टर इलाहाबाद की संधि हुई आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 12 अगस्त और 16 अगस्त को। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद इसने द्वैध शासन की स्थापना की 1765 से लेकर 1772 के बीच में कंपनी करी। इसी के टाइम में श्वेत विद्रोह हुआ, 1760 में इसको बाहर भेजा गया और उसी के बाद फिर एक अस्थायी गवर्नर आता है जिसको हम कहते हैं हॉलवेल। और उसके बाद फिर एक अस्थायी गवर्नर और नहीं सॉरी ये स्थायी गवर्नर है जिसको हम कहते हैं बेंसीटार्ट 1760 से लेकर 1765 तक का। उसके बाद फिर कर्टियर, ऐसे काफ़ी इसमें आए हैं। तो ये क्लाइव के बारे में डिटेल हो गई, इसके बारे में आप डिटेल को याद रखिएगा। तो ये हो गया, तीनों यहाँ पे डिस्कस हो गया, हेस्टिंगस है, कॉर्नवालिस है, क्लाइव है और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं डलहौजी को। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। टाइम पीरियड 1848 से लेके 1856 तक का। ठीक है, इसी के बाद फिर कैनियन आया था और उसी के बाद 1857 का विद्रोह हुआ था। ये सारी एक हिस्ट्री आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो इसी ने व्यक्तिगत की नीति अपनाई। तो वो 3 टाइप की थी। थोड़ा इसके डीप में देख लेते हैं क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था वो गोद ले सकते थे। ओके,
और अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वो अंग्रेजों से पूछकर गोद ले सकते थे। लेकिन जो अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में थे, वो उनको गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया। और इसी के हिसाब से उन्होंने 5-6 राज्य ऑटोमेटिक एक्वायर किए। 17 को सबसे पहले लिया, 1848 में, 49 में जैतपुर, संभल 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और फिर अवध 56 में। ये मैं मतलब 53, 54, 55 कह रहा हूँ, तो ये 1800 की बात हो रही है। 17 1848 में लिया, 1849 में जैतपुर, संभल लिया 1849 में, बघाट लिया 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। अवध का विलय कुशासन के आरोप पर किया 1856 में। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये सारी इसके कुछ वर्क हैं। नरबली प्रथा, पंजाब का विलय इसने 1852 में किया। ठीक है, और इसी के टाइम में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। और शिक्षा के टाइम में थोड़ा काम हुआ, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण बिल आए। 1854 में आया चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके बारे में डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर सैन्य सुधार में काफ़ी कुछ इसने काम किया। रेल मार्ग, तो इसके टाइम में 2 रेल चली, एक तो बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में, दूसरी कलकत्ता से रानीगंज चली 1854 में। ये दोनों याद रखिएगा। डाक तार व्यवस्था का उदय किया कलकत्ता से आगरा तक का। भारतीय डाक बिल ये पेश हुआ इसी के टाइम में। पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई और गंग नहर की स्थापना हुई। तो ये सारा एक काफ़ी बड़ा काम रहा इसका। तो इसके बारे में प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों जो है वो डिस्कस कर लिए और इनके इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा और इनसे जो प्रश्न बनते हैं इनसे भी आप इनको अच्छी तरीके से कवर अप कीजिएगा। तो इसमें फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जाहिर सी बात है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की और ये स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ये एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इन्होंने बंगाल को जीता था, तो ये बंगाल को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसीलिए ये चाहते थे कि मतलब एक घेरा बना दिया जाए और इसके अगल बगल का जो एरिया पड़ता है तो यहाँ पे हम इसको कब्जा कर लें, जिससे कि हमारा जो बंगाल है वो सेफ बचा रहे। तो ये नीति किससे संबंधित थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो वो किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन प्रणाली लागू किसने की थी बंगाल में? तो वो लागू की थी क्लाइव ने। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश शासन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की किसने की? तो वो की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हमने देखा अभी। सिविल सेवा के नाम से जानी गई तो वो कॉर्नवालिस कोड, उसी में मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा का आप ये कह सकते हैं कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जन्मदाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? ये गाजीपुर में है। कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी तो खैर वो है, इसके बारे में अच्छी खासी एक कहानी है। तो कभी नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिला तो डिटेल डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है 1802 ईस्वी में बसीन पर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। किससे किससे हुए? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को क्रियान्वित किसने किया? तो वो किया लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में इसको सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। ठीक है, तो अब हम लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1798 से लेके 1805 तक का रहा। ठीक है, इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं। इसने शुरू कब किया सहायक संधि को? 1798 में शुरू किया। ठीक है, और इसी के हिसाब से इसने बहुत सारे स्टेट हैं जो, या बहुत सारे जो है उनको एक्वायर करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसने किया हैदराबाद को सहायक संधि इसने की 1798 में। मैसूर से सहायक संधि की 1799 में। अब आपको याद आ रहा होगा 1799 में क्यों हुआ? क्योंकि टीपू मरा था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको रिवाइज माइंड में हो रही तो फिर ये समझिए कि ये सब चीज़ें भूलेंगी नहीं, नहीं तो फिर आप डेट में उलझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तंजौर को एक्वायर किया 1799 में। फिर अवध को एक्वायर किया 1801 में। और फिर मराठा पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में,
सिंधिया को 1806 में, होलकर, जोधपुर, बूंदीकोट, इन सबको बछेंडी, बूंदी, ये सबसे ही सहायक संधि की किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। ठीक है। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स में एक कॉलेज की स्थापना की, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया। लेकिन बाद में वहाँ के डायरेक्टरों ने इस पे कुछ आपत्ति की और 1806 में जो ये कॉलेज था इसको हैलीबरी में ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। इसी के टाइम में आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ 1799। और इसी में इसका एक स्टेटमेंट आया था। इस पे कई बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है। अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का है। और इसने कब कहा था? इसने जब आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था 1799 में, यानी टीपू मारा गया था, उसके बाद इसने कहा था। इसके बारे में मतलब विवेचना करने को मुख्य परीक्षा में लिखने को आया है एक बार। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये कथन आप याद रखिएगा, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में, किसने कहा? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हमने देखा 1798, हैदराबाद। नेक्स्ट है हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया है। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801 और सिंधिया जो है ये 1806 में। ठीक है। तो यहाँ पे ये है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक है। देखिए, जब कोई शासक की बात आएगी, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो अवध का नवाब था। और अगर पहले राज्य की बात की जाएगी तो वो हैदराबाद था। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन रखिएगा प्रश्नों में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हैदराबाद के निजाम होलकर के सॉरी हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य, मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की? तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो कौन था वो? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ? तो वो हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका टाइम पीरियड कितना रहा? 1813 से लेकर 1823 तक का। ठीक है। एंग्लो नेपाल कॉन्फ्लिक्ट इसी के टाइम पीरियड में हुआ, जिसका टाइम पीरियड रहा 1814 से लेकर 1816 तक का। उसी के बाद इसमें सुगौली की संधि की एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो सुगौली की ट्रीटी है वो कब हुई? तो 1816 के बीच में हुई है। इसी में गढ़वाल है, कुमायूं है, नैनीताल है, रानीखेत अंग्रेजों ने ले लिए थे। इसी ने पिंडारियों का दमन किया, जिसमें चीतू है, वासिल मोहम्मद है, अमीर खां, इन सबको। और इसके बाद मराठा पेशवा का पद समाप्त किया 1817 में पूना की संधि के माध्यम से। और ठीक है, तो ये सारा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में डिटेल था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद अब यहाँ पे सही सुमेलित है ये हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध हमने ऊपर अभी देखा, लॉर्ड वेलेस्ली जो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1786 से लेकर 1793। ठीक है। तो 1786 से लेकर 1793 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था, है ना। उसी के बाद फिर 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो उसमें फिर ये दूसरा आ गया था, जिसको कि हम कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, हमने देखा। हेक्टर मुनरो जो था ये बक्सर की युद्ध में था। इसके बाद नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। हाँ, हम जब मराठा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मराठा एक साम्राज्य, तो में आएगा, वो एक टॉपिक पूरा होगा, एक चैप्टर ही होगा, तो उसमें हम ये पूरी डिटेल रखेंगे। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, कब थे वो? तो 1820 से लेके, ये 1827 है, 1900 नहीं है, 1820 से लेके 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासक को ले लिया था, वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। ठगों का दमन किसने किया? तो ये किया
कैप्टन स्लीमैन ने, याद रखिएगा। इसके बाद सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई, कब की गई? 1829 में। विलियम बेंटिक की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1828 से लेकर 1835 तक। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम ये किया, केवल बंगाल में किया था 29 में, 1830 में संपूर्ण भारत में किया था। 1830 में ठगी प्रथा का निषेध अधिनियम किया, और फिर 1833 में इसी के टाइम में एक चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है, उसके बाद 1835 में प्रथम अंग्रेजी शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी मैकाले के द्वारा, और अव्यवस्था के आरोप लगाकर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। तो इसमें किसने? मैसूर को मिलाया था 1831 में, और कुर्ग को मिलाया था 1834 में। तो ये सारे डिटेल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया था, कब? 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? वो हुआ 1801 में कुप्रशासन के आधार पर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो वो 1856 में। इसके बाद इसमें ये सही सुमेलित है। 1849 पंजाब का विलय, 1848 सतारा का विलय, 1856 अवध का विलय, और 1855 करौली का विलय। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो किसने की? डलहौजी ने की है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम क्या है? तो सतारा हमने देखा अभी, सतारा, संबलपुर और झांसी, इनकी डिटेल भी हमने ऊपर डिस्कस की है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, कब हुई? तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में। ठीक है, अब लॉर्ड एलन बरो, छोटा सा टाइम पीरियड है, देख लेते हैं। लॉर्ड एलन बरो का टाइम पीरियड है 1842 से लेकर 1844, 2 साल केवल। इसने सिंध का अनैतिक विलय किया, जिसमें चार्ल्स नेपियर रेजिडेंट थे वहाँ पे। तो इसी ने कहा था, चार्ल्स नेपियर जो था, इसने कहा था कि हमें अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, और 1843 में इसके टाइम पे एक काम है, 1843 में दास प्रथा की समाप्ति की इसने, एलन बरो ने। तो ये 2 फैक्ट हैं, याद रखिएगा। गलत लिखा हुआ है, ब्रिटेन ने सिंध पर होना चाहिए। ठीक है, तो 1843 में ऊपर हमने देखा। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो वो जेम्स आउटरम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस पर ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई वह कौन थी? तो लॉर्ड डलहौजी। पहली आपने देखा बंबई से ठाणे, दूसरी आपने देखा कलकत्ता से रानीगंज। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बंबई से ठाणे के मध्य किया गया 1853 में। भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई, तो ये शुरू हुई 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य सॉरी ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कब? डलहौजी के समय में। और पब्लिक वर्क यानी पीडब्ल्यूडी को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया किसके काल में? तो वो किया गया लॉर्ड कैनिन के काल में। अब हम कैनिन के बारे में डिटेल लेते हैं कि कैनिन क्या है। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी के टाइम पे हुआ, और 1857 में 3 नए विश्वविद्यालयों का उद्भव हुआ। वो कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इनका आप टाइम पीरियड देखिएगा कि सबसे पहले किसका मतलब उद्भव हुआ, कलकत्ता का, मद्रास का और बॉम्बे का। एक बार ये टाइम पीरियड से भी पूछा गया है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त करके भारत की सत्ता कहाँ दे दी गई? ब्रिटिश शाही को दे दी गई। और इसी समय रानी की उद्घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 को, आधुनिक प्रयागराज से, तत्कालीन इलाहाबाद में। ठीक है, और जो इलाहाबाद है उसका नाम अभी करेंटली 16 अक्टूबर 2018 से प्रयागराज कर दिया गया है। और कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया। और इसी के टाइम में एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन 1861, और आयकर प्रथा की शुरुआत की इसने। ठीक है, और 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम आया था, और इसी के पीरियड में कागज के नोट शुरू किए गए थे। कागज के नोट शुरू किए गए थे। ये सब किसके टाइम पीरियड में? इस कैनिन के टाइम पीरियड में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तो हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया है। लॉर्ड कैनिन अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किसने किया? 1858 में की सामग्री की घोषणा ने। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था किसने? लॉर्ड एलन बरो ने। ये सारे सही सुमेल हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
और लॉर्ड कैनिन 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंगस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, यानी 17th रेगुलेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया, किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ, हमने देखा 1792 में। इसके बाद पेशवाई को समाप्त कब किया? 1818 में किया गया। सही सुमेल है यहाँ पे। सर जॉन शोर निष्क्रियता के सिद्धांत पर, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय किया, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसके बाद इसमें भी ये सही सुमेल है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया, लॉर्ड डफरिन, ये डफरिन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। ठीक है। अब यहाँ पे हम दो तीन के नाम देख लेते हैं। हमने डलहौजी को देखा, विलियम बेंटिक को देखा, डफरिन और लिटन को। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के बारे में बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड रहा 1876 से लेके 1880 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक कवि था, साहित्यकार था, निबंधकार था। इसका जो एक उपनाम था ओवन मैरीडथ, ये पूछा गया है। ओवन मैरीडथ के उपनाम से किसको जाना जाता था? तो वो लॉर्ड लिटन को जाना जाता था। ठीक है। और इसी ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, पहला दिल्ली दरबार। अब तक कितने दिल्ली दरबार हुए? तो वो 3 दिल्ली दरबार हुए। ये पहला है, आगे के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो दिल्ली दरबार हुआ, कब हुआ पहला दिल्ली दरबार? 1 जनवरी 1877 को। तो ये पहला था। ठीक है। राज उपाधि अधिनियम 1876 इसी के टाइम पर आया, जिसको हम रॉयल एक्ट 1877 कहते हैं। और कैसरे हिंद रानी विक्टोरिया की उपाधि दी थी इसमें। इसी के टाइम में महान अकाल पड़ा 1876 से 78, और इसी में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई 1878 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची। और इसने 1780 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसी के टाइम पे आया, यानी देसी भाषा के जो पत्र थे उन पे लागू होना था, और इसी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसी के टाइम में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई, और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, यानी भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, इसी के टाइम पास हुआ। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी के टाइम में हुआ। ओके। तो ये सारा लॉर्ड लिटन के टाइम में था। प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना आवश्यक था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन को हम देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1884 से लेके 1888। ठीक है। इसने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई, कब? 18 दिसंबर 1885 को। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ, और 1887 में तीसरा इसका अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी, और कांग्रेस को निजी स्तर पर रात्रि भोज दिया था इसने। और तीसरे जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था। ठीक है। इसी के टाइम में फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, बर्मा को भारत में मिलाया गया था। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के टाइम में हुई, और महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष कार्य हुआ, और इसी समय लेडी डफरिन एक फंड की स्थापना की गई। तो ये डफरिन के बारे में डिटेल थी सारी। तो इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति से जुड़ा हुआ था, तो कौन था वो? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के बारे में डिटेल थोड़ी सी ले लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1864 से लेकर 1869 तक का आंग्ल भूटान संघर्ष में ये था। और पहली समुद्री टेलीग्राफ लाइन जो इसके टाइम पीरियड में बिछाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। अकाल समिति बैठी थी, जॉर्ज कैंपबेल, यानी कैंपबेल समिति जो कहते हैं हम उसको। और अफगान राज्यों के प्रति इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। पत्रकारिता में कठोर कानून का जन्मदाता है, जिसको हम कहते हैं राजद्रोह कानून, वो जॉन लॉरेंस ही लाए। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? तो वो हुई लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई भाई? 1872 में पहली हुई, 1881 में दूसरी हुई, हमने देखा लॉर्ड लेटन था उस समय। तो अब हम लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1869 से 72 तक। अंडमान में इसकी हत्या हो गई थी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इसने की। इसी के टाइम में पहली जनगणना हुई, सॉरी 1871 में, सॉरी 72 मैंने कहा। पिछली बार पीसीएस में प्रश्न भी आया था ये, तो इसमें बड़ा डिबेट हुआ था कि ये 72 होगा 71 होगा, तो ये सही है 1871। कृषि विभाग की स्थापना हुई, नमक कर में वृद्धि हुई, और लाल सागर से होकर एक संचार केबल की स्थापना इसी के टाइम पीरियड में की गई। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल इसका रहा। तो लिनलिथगो और कर्जन, इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल करेंगे।
भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। कब, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। ठीक है। अब रिपन, इसका टाइम पीरियड 1880 से 84। इसको सज्जन रिपन के उपनाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू जी ने इसको भारत का उद्धारक कहा है। 1881 में इसके टाइम में प्रथम जनगणना हुई है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में पेश हुआ था 1878 में, उसको इसने समाप्त किया, 1882 में समाप्त किया। और फिर पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, नमक कर को कम किया। एल्बर्ट बिल जो 1884 में आया, वो कभी खैर पास हो ही नहीं पाया था, इसी के टाइम पीरियड में था। और हंटर कमीशन आया 1882 में। किस लिए आया भाई? ये इसलिए आया कि जो उड डिस्पैच था 1854 का, उसकी जांच करने के लिए फिर हंटर कमीशन का गठन हुआ था। ओके। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था। तो एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध क्या था? यूरोप के लोगों के मामले में की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, महिलाओं और बच्चों के कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत, ये गलत थोड़ा टाइप हुआ है, करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। किसके टाइम में? अभी हमने ऊपर ही तो डिस्कस किया, लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है किसको? रिपन को। इसके बाद सूची दी गई है और इसमें आप मतलब ये मैच ही है पूरा। क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटका, प्रेस पे प्रतिबंध हटाया इसने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो वो हुई लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अब हम कर्जन की डिटेल को लेते हैं। करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहा 1899 से लेकर 1905 तक का। इसी के टाइम पीरियड में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजित, चलिए हम यहाँ पे दिल्ली दरबार देख लेते हैं सारे, कभी कभी प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो पहला दिल्ली दरबार कब हुआ, दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ और तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ, सबकी एक समरी बना लेते हैं, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। तो दिल्ली दरबार का मतलब कि जब जब ब्रिटेन में सत्ता बदलती थी, राजा बदलते थे, तब तब वो अपने अपने उपनिवेश में जाकर भ्रमण करते थे और वहाँ उनकी ताजपोशी की जाती थी। दिल्ली दरबार का मतलब सिंपल इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला जो दिल्ली दरबार हुआ वो हुआ लॉर्ड लिटन के टाइम में। हमने इसको पहले भी ऊपर डिस्कस भी किया है। 1877 इस समय किसकी ताजपोशी हुई थी? ये रानी विक्टोरिया की ताजपोशी हुई थी। याद रखिएगा, ये सब सारे फैक्ट एक जगह मिलते नहीं हैं। इसके बाद द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ उसका आयोजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम में, 1903 में हुआ ये। और इस समय एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी हुई थी। ठीक है। तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में 1911 में। ठीक है। जॉर्ज पंचम और मैरी की ताजपोशी हुई थी और इसी में इन दोनों ने, मतलब जो यहाँ के राजा थे, बंगाल विभाजन रद्द किया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आ सकते हैं और सारी चीज़ें एक जगह हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा आगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। इसके बाद इसमें हम कर्जन का टाइम पीरियड के कुछ वर्क देख रहे थे। देखिए, द्वितीय अकाल आयोग का गठन हुआ 1899 से 1900 में, इसमें मैकडोनल आयोग जिसको कहते हैं, और इसी को दुर्भिक्ष आयोग भी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन इसने किया 1905 में। भारतीय पुरातत्व संरक्षण हेतु धनराशि का सहयोग भी दिया इसने। और पौंड भारतीय मुद्रा के रूप में विधिग्राह्य हो गया। सीआईडी की स्थापना 1903 में की। पुलिस आयोग की स्थापना की और जो इसके अध्यक्ष बने वो सर एंड्रयू फ्रेजर 1902 में बने। सिंचाई आयोग की स्थापना की। सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष बने वो सर कॉलिन स्टाक मानक्रिक 1901 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हुई 1902 में। और इसके जो अध्यक्ष बने वो सर थॉमस रैले, रैले आयोग अभी आगे मिलेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में। इंपीरियल कैडेट कोर जिसको हम आज एनसीसी कहते हैं, 1900 में इसका गठन हुआ। और सहकारिता का जन्म इसने किया 1904 में। ठीक है। तिब्बत अभियान, यंग हस्बैंड अभियान जिसको कहते हैं, वो इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये सारे काम कर्जन के टाइम पीरियड के, तो ये सारे काम कर्जन के टाइम पीरियड के थे जिनको आपको जानना चाहिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ, हमने देखा ऊपर। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये कब कब आए? देखिए, अभी प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मतलब 2 3 4 वायसराय ले लिए, उनके आपको टाइम पीरियड दे दिया गया।
ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड हमने ऊपर डिस्कस किया है। लॉर्ड हार्डिंग, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1910 से लेकर 1916 के बीच में है। चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, आप जानते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया इसी में। और फिर लॉर्ड इरविन, इसके बारे में हम डिटेल अभी आगे लेते हैं। फूट डालो, सॉरी ये गलत टाइप हुआ, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो किसने की? वो मिंटो ने की थी। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1905 से 1910। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है, इससे पहले भी एक मिंटो आया था। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पत्रकारिता पर नियंत्रण का प्रयास इसने किया 1908 में। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का यहीं पे विभाजन हुआ, जो कि नरम दल और गरम दल में बट गए। ठीक है। तो पहले नरम दल और गरम दल में बटे, फिर गरम दल दो और बटे, एक उग्रवादी और दूसरा क्रांतिकारी। 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित हुआ। और थियोसेफिकल सोसाइटी, बड़ा फेमस नाम है ये, थियोसेफिकल सोसाइटी 1907 में इनी बेसेंट की अध्यक्षता में होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में। और 1917 में यही जाके फिर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। और ठीक है। और 1925 में जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं वो है सरोजिनी नायडू। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो वो कौन था? वो लॉर्ड रेडिंग था। ठीक है। अब रीडिंग के बारे में थोड़ी, 1821 से 26 इसका टाइम पीरियड। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में, खिलाफत हुआ 1924 में। क्यों हुआ भाई? चोरी चोरा कांड हो गया था, इसी वजह से ये सब बंद हो गया था। 1923 में स्वराज दल की स्थापना की, किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। 1923 में इंडियन सिविल सर्विस, भारत और लंदन दोनों जगह उसकी परीक्षाएं होने लगी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड इसी के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है। तो ये सारा कुछ वर्किंग था जो कि आपको जानना चाहिए। ये सुमेलित हैं सही। पेट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंगस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेटन, एल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बैटिक, रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंगस। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। आपने अभी देखा कि जब तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन होगा तभी होगा ना। इसके बाद ये सही सुमेल है। चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति, डलहौजी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, और सामाजिक सुधार किसने किया? ये बेंटिक ने किया। तो ये पूरा यहाँ पे फिनिश हुआ। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज पूरा गवर्नर जनरल और गवर्नर और वाइस राय इनको कवर अप करने का कोशिश किया। देखिए मतलब इतना बड़ा टॉपिक है, इसको सिंपली ऐसे कवर तो नहीं किया जा सकता है। हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से उठाई और जो आपको बता दी, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दो तीन और गवर्नर जनरल हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, हम वहाँ पे इनको देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इरविन को देखते हैं और फिर बिलिंगटन को देखते हैं और फिर लिनलिथिगो को देखते हैं। इनसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीनों से। कई बार क्रोनोलॉजी पूछी गई कि कब कब किसका टाइम रहा है। तो इरविन का टाइम 1926 से लेकर 1931 तक का। साइमन कमीशन इसी के टाइम में भारत आया, दांडी मार्च हुआ, गोलमेज सम्मेलन का सारा जो हुआ है वो इसी के टाइम पीरियड में हुआ है, गांधी इरवी इसी के टाइम में हुआ है। ब्लिंगटन की बात करें तो 1931 से 1936। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के टाइम में आया। 1932 में जो कम्युनल अवार्ड था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसको मतलब दिया गया था, वो भी हुआ। पूना पैक्ट 1932 में इसी के टाइम पे हुआ। और पाकिस्तान शब्द का उद्भव भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ। और अगर लिनलिथिगो की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1936 से लेकर 1944 था। प्रथम आम चुनाव 1937 में यहीं हुए थे। 11 प्रांतों में हुए थे, जिसमें 11 में हुए थे, जिसमें 8 में कांग्रेस और 3 में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था इसी के टाइम पीरियड में। और अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने इसी के टाइम पीरियड में की थी, 1940 से शुरू हो गई थी। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। विनोबा भावे पहले थे और जो दूसरे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स प्रस्ताव इसी के टाइम में आया। इसी के टाइम में इंडिया क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में संभाला था 1943 में।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी इनसे, जो कि हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ठीक है, देखिए पूरा तो कवर अप नहीं हो पाया है अभी भी, लेकिन फिर भी इतना आपके जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बच गई हैं उसको हम जब ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा तो उसके लिए 1 या 2 सेशन और लगाएंगे, जिससे सारी चीज़ें वो कवर अप हो जाए। ठीक है, तो फिर इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।